जय हिंद दोस्तों। स्कूलों में पढ़ते टाइम से ही हम क्लाइमेट चेंज पर निबंध लिखते आ रहे हैं कि इंसानों ने नेचर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इंसान तरक्की के नाम पर जितना डेवलपमेंट करता है उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो स्कूल के टाइम से ही ये सब सुन करके लोग अब इतना पक चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज पर अब अगर कोई न्यूज आती है तो लोग उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आप वाकई में सीरियस हो जाएंगे। तो IPCC की एक रिपोर्ट है कि अब तबाही मचाने की बारी प्रकृति की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 50 सालों में इतना कार्बन एमिशन हुआ है कि सन 1750 के मुकाबले धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और हाल के समय में आपने ऐसी कई दुर्घटनाएं देखी भी होंगी, जैसे बिना मौसम के ही बाढ़ आ जाती है। जहां पर बरसात होनी चाहिए थी वहां पर भयंकर सूखा पड़ रहा है। गर्मियों के समय में तो हर दिन गर्म होने के मामले में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि 78 साल बाद दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दुनिया की 50% आबादी को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और दुनिया के 14% लोगों को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जानवरों और पेड़ पौधों की कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। अब भारत के लिए तो इसमें और भी मुश्किलें भरी हुई है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इतनी बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी की सप्लाई कहां से होगी। भारत के तटीय इलाके पर जो शहर बसे हुए हैं जैसे कि बम्बई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा और पुरी, ये शहर पूरी तरह समुद्र में डूब सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा कितना बड़ा है। लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज तो फ्यूचर की समस्या है, तो नहीं, ये प्रेजेंट की समस्या है और लोग इसे बेकायदा झेल भी रहे हैं। इस साल COP28 का सम्मेलन UAE के अंदर हुआ है। दरअसल ये एक ऐसा समिट है जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बातें होती है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट होता है। इसे होते हुए 27 साल हो चुके हैं और इस बार ये 28वां सम्मेलन है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दुनिया में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कोई फैसला या कोई डिस्कशन करना है तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर होता है। इसमें दुनिया के लगभग 197 देश शामिल है। लेकिन बात यह है कि इस सम्मेलन में बातें तो खूब बड़ी बड़ी होती है, लेकिन केवल कागजों पर। सभी देश मिलकर ये तो कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज पर कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन कुछ भी नहीं होता है। 2015 में इसका 21वां सम्मेलन COP21 पेरिस में हुआ था। उसमें सभी देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश की जाएगी। अगर धरती का टेम्परेचर इस लिमिट से ऊपर निकलता है तो काफी सारे विनाशकारी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। धरती की लगभग 15% प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अब धरती क्यों गर्म हो रही है? तो देखो, धरती इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी कई गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत भी है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ना होगी तो पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि पृथ्वी को गर्म रखने के लिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। इस वजह से धरती ज्यादा गर्म होती जा रही है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये जब इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, समुद्र में पानी बढ़ता जाएगा, जंगलों के अंदर आग लगती जाएगी और दुनिया के कई शहर इसमें डूब जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। इसीलिए सब देश मिलकर इस सम्मेलन में बैठते हैं और उस पर नियम कायदे बनाते हैं। शुरू में इस सम्मेलन में यह बातें कही गई थी कि सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, लेकिन अब एक नई बात कही जा रही है कि सभी देशों को नेट जीरो एमिशन पर काम करना होगा। अब ये नेट जीरो एमिशन क्या होता है? तो देखो, नेट जीरो का मतलब है कि कोई देश जितना कार्बन पैदा करता है उतना ही कार्बन को खत्म करने की व्यवस्था भी करे। इसमें जीरो का मतलब यह नहीं है कि उस देश में कार्बन का उत्सर्जन होना ही जीरो हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी कंपनी के कारखाने से कार्बन की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन हो रहा है, तो अब उस कंपनी को उतने ही पेड़ लगाने होंगे कि उतना कार्बन ऑब्जर्व कर सके, तो उसका नेट एमिशन जीरो हो जाएगा। यानी एक बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी देश में कार्बन उत्सर्जन से ज्यादा कार्बन ऑब्जर्वेशन के सोर्सेज मौजूद है तो फिर उसका नेट एमिशन नेगेटिव हो जाएगा, जो काफी बढ़िया बात है। अभी दुनिया में केवल 2 ही देश ऐसा कर पाए हैं, एक तो भूटान और दूसरा सूरीनेम। अब समस्या यही है कि पेरिस में जो टारगेट सेट किया गया था कि हमें धरती को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, तो उस टारगेट को हासिल करने के लिए जो स्पीड से काम करना चाहिए उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है। अब इस साल वे COP28 सम्मेलन की बात करें तो इसमें सभी देशों ने डिसाइड किया था कि 2030 तक सभी देश रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 3 गुना करेंगे। कहने का मतलब कि फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल को कम करना होगा, कोयले के इस्तेमाल को कम करना होगा, नए कोल पावर प्लांट्स बनाने पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन भारत
भारत ने इस डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया कि भाई अभी हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम कोयले के इस्तेमाल को बंद कर दें। अब भारत ने क्यों मना किया, तो इसके पीछे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए। दरअसल क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इतना सारा झमेला पैदा हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये अमीर देश जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असली जिम्मेदार अमीर देश ही हैं। कई दशकों से इन्होंने जमकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डेवलपमेंट किया और आज अमीर बन गए, लेकिन अब ये अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े भुगतभोगी गरीब देश हैं। अब जैसे अफ्रीकन और पाकिस्तान जैसे देशों को देख लो, आपको क्या लगता होगा पाकिस्तान दुनिया में कितना कार्बन पैदा करता है? न के बराबर, लेकिन पिछले साल बाढ़ का खामियाजा उसी ने भुगता है। अफ्रीकन रीजन में जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया ऐसे कई देश हैं जहां हजारों लोग भूखमरी और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब जब भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, तो ये अमीर देश कहते हैं कि भाई इससे क्लाइमेट चेंज पर बुरा असर पड़ रहा है, तुम कोयले का उपयोग बंद कर दो। लेकिन भारत अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमें अपनी ग्रोथ करनी है ताकि हम भी वेस्टर्न कंट्रीज के बराबर पहुंच सके, 2047 तक खुद को डेवलप्ड कंट्री बना सके। तो भारत का कहना है कि विकसित देशों को खुद ही कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी और भारत जैसे देशों को अभी थोड़ा वक्त देना होगा ताकि वो भी ग्रोथ कर सके। तो इन अमीर देशों ने खुद तो ग्रोथ कर ली, और जब भारत जैसे देश ग्रो कर रहे हैं तो उनको क्लाइमेट चेंज की दुहाइयां दे रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने आज भले ही कार्बन एमिशन जरूर कम कर लिया होगा, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन भारत और चाइना जैसे विकासशील देशों में शिफ्ट कर दिया है। मौजूदा समय में भारत ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है। भारत से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन अमेरिका और चाइना करते हैं। कार्बन उत्सर्जन में भारत की कुल हिस्सेदारी केवल 8% की है, जबकि ये अमीर देश लगभग आधी सदी से जमकर के कार्बन निकाल रहे हैं। हालांकि अमीर देशों ने एक वादा किया था कि हम गरीब देशों को ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए $100 बिलियन की मदद देंगे, लेकिन इन पैसों के नाम पर मजाक बना करके रख दिया है। आज तक ये पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। इन अमीर देशों के पास युद्ध में लड़ने के लिए तो खूब पैसे आ जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर पैसों की तंगी दिखाते हैं। अब दुनिया के देशों पर ये अमीर देश नेट जीरो एमिशन का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि इससे इनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पहले तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके पैसे कमा लिए, और अभी ये दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी देकर पैसे कमा रहे हैं। यूरोप के ज्यादातर देश आज फ्यूचर फ्यूल से क्लीन और ग्रीन फ्यूल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए इन देशों के लिए नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना आर्थिक रूप से कोई ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। साथ ही इस कॉन्सेप्ट से इनको बड़ा बिजनेस मौका भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनके पास ही मौजूद है। फिलहाल भारत की बात करें तो हम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। भारत के लिए अचानक से रीन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगले 30 सालों में भारत में सबसे ज्यादा एनर्जी की ग्रोथ होने वाली है। पूरे अफ्रीका में जितना बिजली का कंजप्शन होता है उसका अकेला भारत में हो जाता है, और इसके लिए हम कोयले पर सबसे ज्यादा डिपेंड हैं। हमारी 75 एनर्जी की नीड्स कोयले से पूरी हो रही है, और हर साल कोयले का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में हमें कोयले का रिक्वायरमेंट 778 मिलियन टन का था, लेकिन 2022 में ये रिक्वायरमेंट 893 मिलियन टन पर पहुंच गया है, यानी 14% की ग्रोथ हुई है। और 2030 तक कोयले का प्रोडक्शन 1.5 बिलियन टन का होगा। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि भारत अचानक से अपने को रिन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट कर ले, लेकिन यहाँ पर अड़चन आती है बजट की। एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रीन एनर्जी पर अब अचानक से शिफ्ट होने के लिए हमें $900 बिलियन चाहिए। अगर इतने रुपए इसी सेक्टर में लगा दिए जाएंगे तो फिर बाकी चीजों का क्या होगा, जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, आर्मी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब में कटौती करनी पड़ेगी, जो भारत के लिए अभी संभव नहीं है। और दूसरी बात की जितनी बिजली की जरूरत इस समय हमें देश में है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। फिलहाल में जितनी टोटल एनर्जी देश में प्रोड्यूस हो रही है उसमें से केवल 22% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है। तीसरी बात की इसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जैसे कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, प्लांट्स हो गए, उसके लिए काफी पैसा चाहिए, यानी घूम फिर के बात बजट पर आके अटक जाती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ काम नहीं कर रहा है, बल्कि बाकी देशों की तुलना में हम रिन्यूएबल सोर्सेज पर काफी फोकस कर रहे हैं। 2015 के COP21 समिट में भारत ने कहा था कि हम 2030 तक 450 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। अब आंकड़े देखें तो 2015 से 2023 के बीच भारत की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में 400% की ग्रोथ हुई है। आज कैपेसिटी के हिसाब से भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी वाला देश बन चुका है। अभी लगभग 180 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, भारत ने यहाँ पर कहा था कि हम 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा की जरूरत में से 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेंगे। तो 2010 में हम अपनी बिजली उत्पादन का सिर्फ 15% रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते थे, और आज 2023 में ये 22% पर पहुंच गया है।
इसके बाद में 2021 के ग्लासगो सम्मेलन में भारत ने नेट जीरो पर नया प्लान पेश किया। इसमें पहली बात तो ये कही गई कि भारत 2030 तक अपनी रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरी बात, 2023 तक हम अपनी 50% एनर्जी नीड्स को रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे। तीसरी बात कि 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेंगे। और सबसे जरूरी कि 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन का टारगेट हासिल कर लेगा। गवर्नमेंट ने इसके बाद इस पर फोकस करना भी शुरू किया है। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स शुरू की है। 2 बड़ी स्कीम्स हैं, जिसमें पहली है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये पॉलिसी 2022 में बनाई गई थी। गवर्नमेंट का टारगेट इसमें 60 से लेकर 1000 गीगावाट कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को तैयार करना है, जिससे देश में 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो सके। इससे देश की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 125 गीगावाट की बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि इससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की देश को बचत भी होगी, क्योंकि अभी हम कोयला, पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं और दिन प्रतिदिन इनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन से फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वहीं एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे 6 करोड़ जॉब क्रिएशन होगी। वहीं दूसरी स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम। ये योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए 60% की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं 30% का कर्ज बैंक से भी मिल रहा है। इस स्कीम के जरिए एक किसान अपने खेत में 1 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इन योजनाओं में काफी चुनौतियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना, फाइनेंस की कमी होना। हालांकि 2030 तक के लिए जो टारगेट सेट किए गए हैं, उनके लिए सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रकार की कोशिशें कर रही है। और फिर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सभी देशों को मिलकर ही फैसला करना होगा, क्योंकि पृथ्वी किसी एक देश की नहीं बल्कि हम सभी की है और उसको बचाने का जिम्मा सभी पर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।